सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत प्यारे तरीके से सेक्शन नंबर 71 दैट इज डिबेंचर। और सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं फॉर डिबेंचर्स। और इसमें बहुत डिटेल में वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिबेंचर्स अलोंग विद उसके रूल्स ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत एकदम मस्त क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छे से वीडियो को देखना और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और लास्ट जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर शेयर कैपिटल के कोई भी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो सारे सेक्शंस हम अप टू सेक्शन 70 कर चुके हैं। सेक्शन 71 के लिए यानी ऑल टुगेदर फॉर डिबेंचर्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और ये सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर कवर करेंगे आज वाली वीडियो में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर कवर करेंगे दैट इज डिपॉजिट्स। ठीक, चलो सर, सेक्शन नंबर 71 जो है ना वो बात करता है किसकी? डिबेंचर्स की। और डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? तो हमने बोला कि अगर कंपनी को कभी भी डेट से पैसा उठाना होता है तो या तो कंपनी लोन से पैसा उठा सकती है, या फिर कंपनी अगर डिपॉजिट्स इशू करती है तो डिपॉजिट से भी पैसे उठा सकती है, या फिर कंपनी डिबेंचर इशू करके भी पैसे उठा सकती है। सर, डिपॉजिट्स में और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है? वैसे तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की और अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की तो बोथ ऑफ देम आर बोरोविंग्स, दोनों ही एक प्रकार की बोरोविंग्स हैं। बट अगर हम डिपॉजिट्स बोलते हैं तो डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं वो कौन सी होती हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं। यानी अगर कभी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स उठाएगी जो बोरोड फंड्स होंगे तो हम बोलेंगे बोरोविंग उठा रही है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वी विल कॉल इट एज डिबेंचर। मतलब अगर डिबेंचर इशू करके उठा रहे हैं तो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठा रहे हो तो देन इट विल बिकम डिपॉजिट्स। ठीक है सर, सेक्शन 7 लगेगा और इसके साथ हमें रेफर करना होगा रूल नंबर 18। तो मैं इसको मस्त एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हुए वहां से कवर करेंगे। उसके बाद मैं तुमको बुक से एक बारी सारा रीड करवा दूंगा ताकि तुमको बेयर लॉ भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, एक बार आओ, सबसे पहले सर सेक्शन नंबर 71 की बात करते हैं दैट इज डिबेंचर्स। सर एक बात बताओ हमें कि कंपनी को फंड्स जब चाहिए होते हैं तो कंपनी फंड्स अपने ओन फंड्स भी मंगवाती है, लाइक शेयर कैपिटल मंगवाती है, और डेट के थ्रू भी क्या उठा सकते हो आप? पैसे उठा सकते हो। तो कंपनी जब इन्वेस्टर्स को डिबेंचर इशू करती है और उनसे फंड्स लेती है बाय द वे ऑफ बोरोविंग, हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर इज नथिंग, इट इज अ डेट और अ बोरोविंग। सर ये लाइन आप इतना फोकस क्यों दे रहे हो कि डिबेंचर एक बोरोविंग है? अभी थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे आगे। अच्छा, डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने बोला दो टाइप के होते हैं, मेरे साथ साथ याद करो। एक होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर, एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सर कन्वर्टिबल डिबेंचर में भी दो आते हैं, एक होता है फुल्ली कन्वर्टिबल और एक होता है पार्टली कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि इसका जो कंप्लीट अमाउंट होगा ना इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी कि टोटल अमाउंट का आपको उसके बदले क्या मिल जाएगा? शेयर मिल जाएगा। बट पार्टली कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि इसका कुछ पोर्शन कन्वर्टिबल होगा और कुछ पोर्शन नॉन कन्वर्टिबल होगा। दैट मींस कि सर थोड़ा पोर्शन जो होगा ना, जो कन्वर्टिबल पोर्शन होगा उसके बदले तो हम शेयर इशू कर देंगे, और जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन होगा हम उसको क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे, यानी कि उसको रिडीम कर देंगे। और अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स तो वैसे ही नाम में क्या आ रहा है? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो वो नॉन कन्वर्टिबल होंगे और हम उनको क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक डिवेंचर 100 रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 60 रुपीज जो है वो कन्वर्टिबल पोर्शन है और 40 रुपीज जो है वो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है। तो हम बोलेंगे कि सर अगर हम 60 रुपए को कन्वर्ट करते हैं तो 10-10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसके बदले 6 शेयर इशू कर देंगे और 40 रुपए रिडीम कर देंगे। पर अगर पूरा ही कन्वर्टेबल है तो 100 के 100 रुपए क्या कर देंगे? हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे और बंदे को उसके बदले कितने मिल जाएंगे? 10 शेयर मिल जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, जो डिवेंचर होता है, मैंने बोला जो कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है ना, सेक्शन 71 बोलता है कि अगर आपको कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करना है तो आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसका मतलब सर जब सेक्शन 71 कन्वर्टिबल के एसआर पास करने बोलता है तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए एसआर पास नहीं करना होता क्या? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए ये सेक्शन तो नहीं बोलता, सेक्शन 71 तो नहीं बोलता, क्योंकि मैं देखो तुम्हें लैंग्वेज पढ़वाऊं। सेक्शन 71 की लैंग्वेज क्या है? कंपनी में इशू डिवेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर इनटू शेयर्स प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल पास एसआर। कंपनी चाहे तो आप कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एसआर पास नहीं करना, फिलहाल देख के लग रहा है कि नहीं करना। पर क्या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करने के लिए सर कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं होगा? तो हम बोलते हैं इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, यानी कि सेक्शन 179 सबसेक्शन 3।
सर 179, इंटर में तो अपने को 148 तक ही पढ़ना होता है कंपनीज एक्ट में, बट 179 बात करता है कि जब आप बोरो करते हो ना तो बोर्ड को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है। क्या करने के लिए? बोर्ड की कुछ पावर्स हैं, वो पावर्स के लिए पहले बोर्ड को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आप बोरो करते हो ना तो बोरो करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? बीआर पास करना होगा। और डिबेंचर इज ऑल्सो अ बोरोविंग, इसलिए मैं ऊपर वो लाइन पे फोकस दे रहा था कि डिबेंचर भी क्या होता है बेटा? बोरोविंग होती है। और जब डिबेंचर भी बोरोविंग होती है तो वो करने के लिए भी हमें बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 71 तो नहीं बोलता कि तुम कोई रेजोल्यूशन पास करो, बट हम इसको कनेक्ट करते हैं विद सम पावर। तो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज दैट कि बोरोविंग के लिए तुम्हें बीआर पास करना पड़ेगा। फिर सर एसआर पास नहीं करना होगा, तो सेक्शन 71 तो नहीं बोलता कि कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए आप क्या पास करो? एसआर पास करो। सेक्शन 71 तो नहीं बोलता, बट सर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए क्या एसआर कभी पास ही नहीं होगा? होगा। सेक्शन 71 के हिसाब से नहीं होगा, पर याद करो हमने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में भी एक सेक्शन सीखा था, दैट वाज सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, इफ यू रिमेंबर। जब मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट का भी टॉपिक पढ़ाया था और भी सारी चीजें समझाई थी साथ में, तो मैंने बोला था एक सेक्शन होता है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जिसमें लिमिट दी हुई है कि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड बोरोविंग्स हैं, अगर वो इतनी लिमिट से एक्सीड कर जाती है, देन यू हैव टू पास एसआर। तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर लिमिट दी हुई है सर कि अगर उतनी लिमिट से ज्यादा की बोरोविंग करोगे तो फिर वो सेक्शन बोलता है कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो अगर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रहे हो तो बेटा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी तो एक डिवेंचर है, और डिवेंचर तो बोरोविंग ही होती है, यानी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी तो एक बोरोविंग है। और अगर ये बोरोविंग वो वाली लिमिट से एक्सीड कर गई तो इस सेक्शन के हिसाब से तो एसआर नहीं चाहिए होगा, बट हमें सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एसआर पास करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी कोई हमसे पूछे कि बताओ अगर आपको कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करना है तो क्या उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे हाँ एसआर पास होगा, बट एज पर सेक्शन 71। कोई बोले नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए एसआर पास होगा, तो बोलना कि सेक्शन 71 के हिसाब से तो नहीं होगा, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 बोलता है बीआर पास हो जाएगा। बट नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए भी एसआर पास हो सकता है इन द केस इफ द एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स एंड प्रपोज्ड बोरोविंग्स मिलाकर एक्सीड कर जाती है द लिमिट ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अगर इसकी लिमिट ब्रीच हो जाती है, इससे ज्यादा आप बोरो करते हो, तो फिर आपको नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। और ये मैंने तुम्हें रिवीजन में भी करवाया हुआ है, ठीक है, तो उधर से भी जाके उस चैप्टर में वीडियो में देख सकते हो आराम से। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? दैट कंपनी कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर सकती है, पर उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। बहुत बढ़िया सर। सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 बोलता है कि ओए कोई भी कंपनी ऐसा कोई डिवेंचर इशू नहीं करेगी जिसमें वोटिंग राइट हो। डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होते, वोटिंग राइट किसको होते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, डिवेंचर कभी कोई ऐसा इशू नहीं होगा जिसमें क्या होगी? वोटिंग राइट होगी। सर क्या कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती है? व्हाट इज सिक्योर्ड डिवेंचर? कि कंपनी ने डिवेंचर इशू करे और उसके बदले कुछ एसेट्स को क्या रखवा दिया? गिरवी रखवा दिया, कुछ उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया। तो क्या सिक्योर्ड डिवेंचर इशू हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ इशू हो सकते हैं। और उसके लिए तुमको रेफर करना पड़ेगा रूल नंबर 18। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 बोलता है कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सर कितना बनेगा? वो अभी लास्ट में टेबल बनाई हुई मैंने मस्त एकदम, तब देखेंगे। कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर, आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, और उसको वो रिजर्व को आप सिर्फ और सिर्फ इट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिर्फ यूज करोगे फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। सर ये पॉइंट ध्यान से समझना बेटा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 5, एनी कंपनी अगर डिवेंचर का पब्लिक इशू लेकर आएगी, आराम से समझ लो, मैं पूरा बेयर लॉ तुमको रीड करवा दूंगा बुक से, एकदम मस्त वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाएगा। एनी कंपनी अगर डिवेंचर का पब्लिक इशू लेकर आती है, कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर का पब्लिक इशू लेकर आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। सर हु इज डिवेंचर ट्रस्टी? एक बात बताओ, कंपनी एक है, डिवेंचर होल्डर्स बहुत सारे हैं, अब कंपनी ने सब लोगों के फेवर में डिवेंचर्स इशू करे, अब कंपनी कोई एसेट को गिरवी रखवाना चाहती है, तो किसके पास रखवाए? एक बंदे के पास। अच्छा मान लो कोई बिल्डिंग रखवानी है हमको, कोई बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट करना है,
तो भाई बिल्डिंग कैसे गिरवी रखवाएगी कंपनी? किसी के पास 10 डिबेंचर है, किसी के पास 100 डिबेंचर है, किसी के पास 500 डिबेंचर है, तो ऐसे करूं गेट खोल के किसी को दे दूं, ले तू ये गिरवी रख ले, तू खिड़कियां गिरवी रख ले, फिर बाद में लाके सब इकट्ठा कर लेंगे और फिर बिल्डिंग दोबारा से बना लेंगे। ऐसे क्या बेवकूफों वाली हरकतें होती हैं क्या? तो तुम बिल्डिंग कैसे गिरवी रखवाओगे? हाउ यू विल क्रिएट द चार्ज इन द फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स? तो हम एक बंदा अपॉइंट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्टी, और उसके फेवर में हम वो चार्ज क्रिएट कर देते हैं, एंड दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स। सारे डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बोले अगर कंपनी डिबेंचर का पब्लिक इशू लेकर आती है, अब लिखा तो एनी कंपनी है, एनालिसिस में घुसोगे तो कौन सी कंपनी होगी ये? पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। एनी कंपनी अगर डिबेंचर का क्या लाती है, पब्लिक इशू लाती है, तो बेटा फिर आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। यानी मैं सिंपल बोलूं, आप ऐसे क्रक्स याद कर लो, अगर डिबेंचर का पब्लिक इशू आ रहा है तो डिबेंचर ट्रस्टी आना मैंडेटरी है, और अगर डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर रहे हो तो फिर आपको डिबेंचर ट्रस्टी रखना ऑप्शनल होगा। मर्जी है रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, ठीक है। बट इसने बोला अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है 500 लोगों से ज्यादा को, तो भी आपको डिबेंचर ट्रस्टी रखना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो, मेरा मन कह रहा है कि मैं तुमसे यहां पर एक चीज एनालाइज करवाऊं, ऑल्दो इट इज रिवीजन क्लास, बट स्टिल आई वांट कि तुमको ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लिक करे। एक बात बताता हूं, सेक्शन 42 जब हमने पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ये बोलता था कि सर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों तक को इन एग्रीगेट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, 200 लोगों को अगर आप सिक्योरिटीज ऑफर करते हो तो दैट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ज्यादा जाएगा तो पब्लिक इशू हो जाएगा। था पढ़ाया था नहीं है कि 200, सेक्शन में लिखा था 50 बट रूल में लिखा था 200, तो हम 200 की लिमिट लेके चलते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इन एग्रीगेट मिलाकर 200 लोगों तक को ऑफर करते हो, इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ज्यादा होगा तो पब्लिक इशू हो जाएगा। अगर 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर करा तो पब्लिक इशू हो जाएगा, तो यही अलग से क्यों लिखा? 500 से ज्यादा लोगों को करोगे तो डिबेंचर ट्रस्टी का आना मैंडेटरी हो जाएगा, अलग से क्यों लिखा? अगर 500 लोगों से ज्यादा को कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही पब्लिक इशू बन चुका है भाई। अगर 200 से ज्यादा को करते थे तो सेक्शन 42 बोलता था नाउ इट इज नॉट अ प्राइवेट प्लेसमेंट, इट विल बिकम पब्लिक इशू। तो अगर मैं 500 से ज्यादा को करूंगा तो वो तो वैसे ही पब्लिक इशू बन गया सर। और अगर वो वैसे ही पब्लिक इशू बन गया तो ऊपर लिख तो दिया था कि पब्लिक इशू वाले केस में डिबेंचर ट्रस्टी का आना मैंडेटरी है, फिर अलग से ऐसा स्पेसिफाई क्यों कर रहा है कि 500 लोग? तो पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि हम कुछ कुछ भूल जाते हैं, कुछ कुछ याद रखते हैं। सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने एक बात करी थी कि 200 लोगों की लिमिट में कुछ लोगों को काउंट नहीं करते, जैसे क्यूआईबीज काउंट नहीं होते थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स काउंट नहीं होते थे। मान लो कंपनी ने 600 लोगों को डिबेंचर इशू करे, जिसमें से 400 लोग जो थे वो क्यूआईबी थे और 200 लोगों को कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे, मतलब 600 के 600 को प्राइवेट प्लेसमेंट से करे, 600 के 600 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से ऑफर करे थे डिबेंचर, ठीक है। और 600 के 600 लोगों को जब प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर ऑफर करे गए तो हमने पूछा यार 600 को ऑफर कर दिया तुमने, हो तुमने तो सेक्शन 42 वायलेट कर दिया, ये तो पब्लिक इशू बन गया। तो फिर सेक्शन में देखा गया और सेक्शन में क्या लिखा था कि अगर क्यूआईबी को इशू कर रहे हो तो वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। यानी इनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ किन्हें देखते थे, इन्हें। ये लोग तो 200 की लिमिट के लिए काउंट नहीं होते थे। कुछ समझ में आ गया? जैसे ऐसे कह लो कि 180 लोगों को कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर ऑफर करे। मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, और अगर कंपनी ने 180 लोगों को डिबेंचर ऑफर करे बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट करे, अब ठीक है करे, मैंने बोला इस 180 में से 30 लोग क्यूआईबी हैं और 150 लोग अदर्स हैं, नॉर्मल है, तो बताओ असल में कितने लोगों को अभी प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है? 150 को। इनको काउंट ही नहीं करते थे। यू विल नॉट कंसीडर दीज पीपल इन 200 लिमिट। आप इनको 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं कर रहे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो 600 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या बोलते हैं डिबेंचर ऑफर हुआ और उसमें से 400 लोग तो क्यूआईबी थे, 400 लोग तो क्यूआईबी थे, या ऐसे बोलो 800 लोगों को ऑफर हुआ जिसमें से 600 लोग क्या थे? क्यूआईबी थे। 600 लोग क्या थे? क्यूआईबी थे। तो ऑल्दो ये इशू 800 को हुआ होगा, बट स्टिल ये पब्लिक इशू नहीं बन पाया, ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही रहा, क्योंकि क्यूआईबीज आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दैट 200 एज पर सेक्शन 42। सेक्शन 42 में जब हम लिमिट देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की 200 वाली, तो इन क्यूआईबीज को नहीं देखते। तो ऑल्दो हमने 800 लोगों को ऑफर करा, बट स्टिल इट इज नॉट अ पब्लिक इशू। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहां पर अलग से इन्होंने क्या लिखा कि अगर कोई ऐसा केस बनता है जिसमें बंदे 500 से ज्यादा हो, तो भैया डिबेंचर ट्रस्टी लाना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर चाहे कैसे भी करो तुम, चाहे पब्लिक इशू लाओ, प्रेफरेंशियल लाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट लाओ, जो मर्जी करना है करो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो होगा भी नहीं, वो तो होता भी शेयर का है।
तो तुम प्राइवेट प्लेसमेंट लाओ, पब्लिक इशू लाओ, डजंट मैटर। अगर तुम 500 लोगों से ज्यादा को डिवेंचर इशू करोगे ना, तो तुम्हारे को डिवेंचर ट्रस्टी लाना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। ठीक है सर। डिवेंचर ट्रस्टी जो होगा वो पूरे पूरे स्टेप्स उठाएगा कि वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, किसका, डिवेंचर होल्डर का। यानी ही विल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। भाई तेरे को लाई इसलिए कि तू डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो उनका ध्यान रखियो। अच्छा, कंपनी जो होगी ना वो डिवेंचर ट्रस्टी के साथ क्या करेगी, एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाएगी। और डिवेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्म याद कर लो, फॉर्म नंबर SH12, फॉर्म नंबर SH12, फॉर्म नंबर SH12। ये SH12 से मेरे को एक चीज और याद आई। एक चीज ना बायबैक वाली वीडियो में एक चीज करेक्ट कर लेना कि सेक्शन 68 वाले में ना पॉइंट नंबर 10 होगा। सेक्शन 68 था बायबैक वाला, पॉइंट नंबर 10 होगा। वहां पर यह बताया हुआ है कि कंपनी बायबैक करने के बाद एक रिटर्न फाइल करेगी, तो उसमें एक सर्टिफिकेट अटैच करेगी साथ में। तो वो रिटर्न और वो सर्टिफिकेट वो दोनों ही अब SH11 में जाते हैं। तो वहां SH15 लिखा हुआ है वो हटा देना, और वो दोनों चीजें SH11 में, मतलब एक ही फॉर्म जाएगा SH11, उसी में वो रिटर्न जाएगी और उसी में सर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, बस वो एक फॉर्म नंबर वहां पे चेंज कर लेना। हाँ, तो मैं यहां पे बोल रहा था कि कंपनी जो है डिवेंचर ट्रस्टी के साथ क्या करेगी सर, डिवेंचर ट्रस्टी के साथ एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाएगी, जिसका फॉर्म क्या होगा, SH12। और अगर तुमने डीड के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज लिखा जिससे कि तुम अपनी लाइबिलिटी एग्जेम्प्ट करवा लो, मतलब सुनो, डिवेंचर ट्रस्टी थोड़ा चालू आदमी था, उसने पता है क्या करा, बोला कंपनी हम दोनों मिलकर डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाते हैं, बट सुन, कल को अगर मैंने कभी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, या फिर मैंने कभी ड्यू डिलिजेंस या प्रॉपर केयर जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई, जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज हुई, तो एक काम करते हैं, डीड में ना कुछ ऐसा क्लॉज लिख देते हैं कि अगर इन दो वजह से कभी कल को कोई लाइबिलिटी अराइज होगी भी ना, तो डिवेंचर ट्रस्टी लायबल नहीं होगा, इसकी लायबिलिटी को एग्जेम्प्ट करवा देते हैं। मतलब तुमने अगर इसको बचाने का कोई क्लॉज लिखा तो दैट प्रोविजन शैल बी वॉइड। लॉ बोलता है हम उस प्रोविजन को ही क्या मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, तेरे को लाइक इसलिए थे सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और तू ड्रामेबाजी क्या कर रहा है कि तू डीड के अंदर एक ऐसा क्लॉज डलवा दे रहा है कि कल को अगर मैंने कोई गलती करी ना, तो भले ही मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करूंगा पर मैं लायबल नहीं होऊंगा, तो फिर फायदा क्या तेरे आने का। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन डीड के अंदर नहीं डलेगा। इफ यू विल एंटर एनी सच क्लॉज इन द डीड विच विल एग्जेम्प्ट द लाइबिलिटी ऑफ द डिवेंचर ट्रस्ट डीड, डिवेंचर ट्रस्टी वो एग्जेम्प्ट कर देगा किसकी लाइबिलिटी को, डिवेंचर ट्रस्टी की लाइबिलिटी को। और ट्रस्टी क्यों लाइबल हो रहा है, क्योंकि या तो उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है या फिर उसने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं किया। सिंपली बोलो, उनने कोई हरकत मचाई जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ। अब डीड में कुछ ऐसा क्लॉज डल गया है कि नुकसान होगा भी ना, तो तुम ट्रस्टी को नहीं पकड़ सकते, तुम उसका कॉलर नहीं पकड़ सकते। तो भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये अगर तुमने गंदी हरकतें करी तो हम ये प्रोविजन को क्या मान लेंगे, वॉइड। चल निकल, हम प्रोविजन को क्या मानेंगे, वॉइड। प्रोवाइडेड एग्जाम्शन दी जा सकती है। एक बात बताओ, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर डिवेंचर होल्डर ही खुद मान जाए तो फिर एग्जाम्शन दे दो। अब डिवेंचर होल्डर कितने मानने चाहिए, तो 3/4 इन वैल्यू मानने चाहिए। प्लीज ध्यान रखना, 3/4 इन वैल्यू अगर अग्री कर देते हैं तो फिर एग्जाम्शन दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। सर एग्जांपल देना, 1000 डिवेंचर होल्डर है जिसमें से 800 डिवेंचर होल्डर्स के पास 1 करोड़ का डेट है। टोटल 1000 डिवेंचर होल्डर्स हैं और टोटल डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़। 800 डिवेंचर होल्डर्स के पास 1 करोड़ के डिवेंचर है और 200 होल्डर्स के पास 9 करोड़ के डिवेंचर है। अगर इन 800 ने बोल दिया कि हां ठीक है और 200 ने बोल दिया ना, तो बेटा भले ही 800 लोगों ने बोला है हां, 80% पीपल आर सेइंग यस, बट स्टिल दे आर होल्डिंग ओनली 1 करोड़। ये 10% होल्ड करते हैं सिर्फ, और जबकि 90% होल्डिंग किसके पास है, इन 200 लोगों के पास। हमें अप्रूवल चाहिए 3/4 वैल्यू वाइज, नंबर वाइज नहीं चाहिए, वैल्यू वाइज। ये ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू वाइज चेक करना है। तो ये अप्रूवल क्या हो जाएगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 8 बोलता है कि जब डिवेंचर इशू करोगे, वाह हमें तो पता ही नहीं था, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी। हमको लग रहा था कि शायद हम डिवेंचर का पैसा लेके बैठ गए, अब जीवन भर हमारा है, हमको वापस ही नहीं करना। वाह 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 वाह। कंपनी ने बोला इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसमें मुफ्त के पैसे नहीं मिलेंगे सामने से। इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, एंड रिडीम करने पड़ेंगे डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम भी करना पड़ेगा। हमने बोला ओके। डिवेंचर ट्रस्टी को सेक्शन 71 सबसेक्शन 9, डिवेंचर ट्रस्टी को कभी भी ऐसा लगता है, यानी उसको दिख गया कि कंपनी की जो एसेट्स है ना, अब वो उतनी पर्याप्त नहीं है कि वो कवर कर पा रही हैं द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब उसको लग रहा है दैट एसेट्स आर नाउ इनसफिशिएंट, या तो एसेट्स इनसफिशिएंट हो चुकी हैं या फिर लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट। लाइकली टू बिकम मतलब होने वाली है, उसको लग गया, तो पहले ही वो पिटीशन डाल देगा किसके पास, एनसीएलटी के पास। या तो वैल्यू गिर गई
या अभी गिर रही है, उसको लग गया है लाइकली टू बिकम, क्योंकि सही बात भी है ना भाई, वो बैठ के देखता थोड़ी रहेगा, ओहो एसेट की वैल्यू गिर रही है, गिरो गिरो बेटा, और थोड़ा नीचे, नीचे आओ बेटा, नीचे आओ, हाँ हाँ और नीचे आओ। मतलब वो पहले वेट करेगा कि वैल्यू पहले नीचे आएगी, और फिर जब गिर जाएगी ना, फिर मैं बोलूंगा ओ गिर गई, हाँ एनसीएलटी एसेट कम हो गई, अब कुछ करो। बेवकूफी है ना, तो पहले ही जाके बोलना भाई एनसीएलटी को। तो डिबेंचर ट्रस्टी पहले ही जाके किसको बोलेगा, एनसीएलटी को, कि सुन सुन एनसीएलटी, ओए पिटीशन लगाएगा कि देखो मेरे को पता चल गया इनकी एसेट्स इनसफिशिएंट हो गई है, आप हियरिंग कंडक्ट कराओ और एक ऑर्डर पास करो, और कंपनी को बोलो कि ओए कंपनी अब तू और फर्दर लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकता, यानी और लायबिलिटी आप नहीं ले सकते, पहले ही तुम्हारी एसेट कम है, और लायबिलिटी पे रोक लगा दो उसकी। सेक्शन 71 सबसेक्शन 10 भी रेस्ट्रिक्शन डलवाएगा कंपनी के ऊपर, और यहां भी डिबेंचर ट्रस्टी पिटीशन डालेगा किसको, एनसीएलटी को। पर यह पिटीशन कब डलेगी, जब कंपनी फेल्स टू पे द इंटरेस्ट या कंपनी फेल्स टू रिडीम द डिबेंचर। अगर ये दोनों में से कोई भी केस बनता है तो डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को क्या बोलते हैं, पिटीशन डालेगा, एप्लीकेशन डालेगा, और उसके बाद एनसीएलटी हेयरिंग कराएगा, और हेयरिंग करके ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि ओए कंपनी इंटरेस्ट पे करो या डिबेंचर को क्या करो, रिडीम करो। मेरी बात सुनो, ये जो सेक्शन 71 सबसेक्शन 9 और 10 दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दोनों में कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। सेक्शन 71 सबसेक्शन 9 में रेस्ट्रिक्शन इस चीज की लग रही है कि अब तुम फर्दर लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकते, और सबसेक्शन 10 में रेस्ट्रिक्शन इस चीज की लग रही है कि जो तुमने अभी लायबिलिटी उठाई हुई है उसको पे करो, यानी कि उसका इंटरेस्ट पे करो, उसको रिडीम करो। सेक्शन 71 सबसेक्शन 11 बहुत ही प्यारा सेक्शन है, इससे अच्छा और इजी सेक्शन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, ये ओमिटेड है, ठीक है, याद करके चले जाना, पेपर में आए तो लिख के आ जाना, है ना, यही तो आएगा पेपर में। सेक्शन 71 नालायक, सेक्शन 71 सबसेक्शन 12, अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी, ओहो हो सुनो, अगर मान लो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कंपनी के साथ, तो आप वो जो पेमेंट थी ना डिवेंचर की, उसको एनफोर्स करा सकते हो बाय अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डिग्री का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स करने का मतलब, कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था कि इस डिवेंचर के बदले हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, ऐसा कंपनी ने तुम्हें बोला था। अब कंपनी ने ना 3-4 साल से इंटरेस्ट पे नहीं करा, अब कंपनी बोली एक काम करते हैं, तेरे को थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन पकड़ा देते हैं, चल उसी में ऐसे मतलब एकदम कर लेते हैं ना, ऐसा हिसाब किताब। बंदा बोल रहा है नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स करवा सकता हूं, मतलब जो काम का तुमने वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। तो वो बंदा एनफोर्स कर सकता है किसको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। सो कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी डिबेंचर ऑफ कंपनी मे बी एनफोर्स्ड, यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कंपनी के साथ किया गया था, टू टेक अप द डिबेंचर एंड पे फॉर दैट डिबेंचर्स, तो आप उसको एनफोर्स कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि भैया तू कर, जो तूने बोला था तेरे को करना पड़ेगा। सेक्शन 71 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है, फालतू की बात बोलता है, कभी पेपर में नहीं आएगा। बोलता है सीजी के पास पावर है कि सीजी चाहे तो प्रोसीजर बता सकता है किसका, कि डिबेंचर कैसे सिक्योर होंगे, कैसे इशू होंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्म क्या होगा, कैसे आप डिबेंचर ट्रस्ट डीड को इंस्पेक्ट कर सकते हो, डिबेंचर होल्डर कैसे उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी कॉपीज मिल सकती हैं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। फिर हम आते हैं रूल नंबर 18 पे। ओहो हो सर, रूल नंबर 18 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। रूल पे जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें बुक से पढ़ा दूं, या पहले रूल से पढ़ा देता हूं सारा, उसके बाद बुक से पढ़ाऊंगा तो काफी इजी रहेगा, क्या बोलते हो? एक बारी पहले पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर मैं तुमको बुक से एक बारी रीड आउट करवा दूंगा सारा। सर सिक्योर्ड डिबेंचर का मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 10 साल। 10 साल के लिए आप मैक्सिमम डिबेंचर इशू कर सकते हो सिक्योर्ड वाले, उसके बाद आपको रिडीम करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर याद है? हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए इशू हो सकते थे, बट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ कंपनी इट कुड बी 30 ईयर्स। तो यहां बोला कि ऐसे ही कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए हम कितना बोलेंगे, 30 ईयर्स। जैसे कंपनी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगी है, या फिर इंफ्रा फाइनेंस कंपनी हो गई, या फिर इंफ्रा डेट फंड एनबीएफसीज हो गए, या फिर ऐसी कंपनी जिनको सीजी ने परमिट किया हुआ है, या आरबीआई ने परमिट किया हुआ है, या नेशनल हाउसिंग बैंक ने परमिट किया है, ऐसी कंपनीज के लिए आपको 10 साल की जगह कितना देखना है, 30 साल। आगे सुनना, कंपनी जो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है तो उसको किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो किसकी एसेट आप गिरवी रखवा सकते हो? कंपनी चाहे तो अपनी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकती है, अपनी होल्डिंग कंपनी की एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकती है, अपनी सब्सिडरी कंपनी की एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकती है, अपनी एसोसिएट कंपनी की एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकती है इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, एंड दैट मस्ट बी सफिशिएंट। एसेट्स इतनी होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट हो, इनफ हो, जिससे आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी कवर कर लो और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कवर कर लो। मतलब
इतनी एसेट होनी चाहिए कि कल को अगर कंपनी ने इंटरेस्ट का पैसा मारा या रिडम्पशन का पैसा मारा तो वो उस एसेट से रिकवर किया जा सके। सिंपल। फिर आगे क्या बोलता है, कंपनी शैल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी डिबेंचर का इशू लेकर आ रही है तो प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही डिबेंचर ट्रस्टी आ जाएगा, और जैसे ही आप डिबेंचर अलॉटमेंट कर दोगे ना, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर लेनी है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गजनियो, SH12 SH12 SH12। अ चार्ज कैन बी ऑन द मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और चार्ज मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। अब आ रहा है एकदम मस्त सा क्वेश्चन, सर डिवेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है? रियल लाइफ में पता है, आप देखोगे ना, हु कैन बी द डिवेंचर ट्रस्टीज। आपको अगर देखना हुआ रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रस्टीज तो सेबी की वेबसाइट पे जाना और वहां पर जाकर आपको नीचे इंटरमीडियरीज का टैब मिलेगा, क्लिक करना, रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रस्टीज की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। जनरली यू विल फाइंड कि बैंक्स होते हैं ना, वो डिवेंचर ट्रस्टी का काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट हमने बोला कौन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, हु होल्ड द शेयर्स इन द कंपनी। जिस बंदे के कंपनी में क्या है, शेयर्स है, पहला तो खुद ही इंटरेस्टेड है, तू ही शेयर होल्डर है, तो तू तो चाहेगा ना भाई पहले मेरे पैसे निकल जाए, तो तू उतने अच्छे से ध्यान नहीं देगा। एंड वी वांट सम पर्सन जो बिल्कुल अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे, तो तू निकल चल, पहली फुर्सत में निकल। एनी पर्सन, वाओ, एनी पर्सन जो कंपनी का या कंपनी की होल्डिंग का या कंपनी की सब्सिडरी का या कंपनी की एसोसिएट का, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कैश, कोई भी पर्सन जो कंपनी का, कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी की सब्सिडरी का या कंपनी की एसोसिएट का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है। वाओ, इसको खोल के पढ़ोगे ना तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, वो बंदा डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी की होल्डिंग का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो वो बंदा कंपनी का डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई पर्सन कंपनी की सब्सिडरी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो वो पर्सन कंपनी का डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई पर्सन कंपनी की एसोसिएट का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय है, तो वो पर्सन कंपनी का क्या नहीं बन सकता, डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो ऐसे एक ही लाइन में इसको हम सम अप कर देते हैं। इफ आई एम द पर्सन, अगर मैं प्रमोटर हूं, डायरेक्टर हूं, केएमपी हूं, ऑफिसर हूं, एम्प्लॉय हूं, किसका, जिस कंपनी का जो डिवेंचर इशू ला रही है, या तो उसी का, या उसकी होल्डिंग का, या उसकी सब्सिडरी का, या उसकी एसोसिएट का। सर हम कैसे याद करते हैं, मैं प्रमोटर हूं, डायरेक्टर हूं, केएमपी हूं, ऑफिसर हूं, एम्प्लॉय हूं, किसका, कंपनी का, उसकी होल्डिंग का, उसकी सब्सिडरी का, या उसकी एसोसिएट का, तो मैं डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ओके। कोई भी ऐसा बंदा डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता जिसने कंपनी से पैसा उधार लिया हुआ है एंड ही इज इंडेटेड टू द कंपनी। अगर उसने कंपनी का पैसा वापस करना है तो भाई कंपनी उस पर डोमिनेंस बना लेगी ना, कंपनी बोलेगी ओ तूने तो हमारे पैसे दे दिए हैं, तू तो हमारे ही इशारों पे चलेगा, तो इसलिए फिर उसको डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। कोई भी ऐसा बंदा जिसने कंपनी से कोई भी पैसा लेना है अदर देन रेम्यूनरेशन, देखो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो गए तो उसके लिए तो तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलेगी, रेम्यूनरेशन के अलावा आपको कोई भी पैसे मिलने ना, अगर किससे, कंपनी से, किससे, कंपनी से। देखो मेरा बस चले ना तो मैं तो एग्जामिनर बन के यहीं पे क्वेश्चन बना दूं कि एक ऐसा पर्सन था जिसको कंपनी की होल्डिंग कंपनी से कोई एनी अदर अमाउंट एंटाइटल्ड है, बताओ वो कंपनी का डिवेंचर ट्रस्टी बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, क्योंकि एनी अदर अमाउंट जो एंटाइटलमेंट है वो आपको कंपनी से देखनी है। जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहे हो एज अ डिवेंचर ट्रस्टी, उससे तुम्हें कोई पैसा ना लेना हो, ठीक है। अगर उससे नहीं, उसकी होल्डिंग से लेना है, कोई बात नहीं। यहां क्या लिखा है, एंटाइटल टू मनी टू बी पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने अगर तुझे कोई पैसा देना है तो भाई फिर तू डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कंपनी को गारंटी दी हुई है फॉर द डिवेंचर्स या फिर उनके इंटरेस्ट की। एक बात बताओ, एक कंपनी है रामू लिमिटेड, रामू लिमिटेड ने क्या करा, डिवेंचर्स इशू करे, मैंने उन डिवेंचर्स की गारंटी ली हुई है कि अगर कंपनी पे नहीं करेगी ना तो मैं पे करूंगा, और मेरे को ही डिवेंचर ट्रस्टी बना के बैठा दो, तो विल आई बी एबल टू जस्टिफाई माई पोजीशन? मैं ही गारंटियां देके बैठा हूं और तुम बोल रहे हो मैं ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। जहां मुझे कुछ जोलबाजी लगी, पहले मैं अपने आप को बचाना चाहूंगा ना कि भाई मैं ही गारंटर हूं, सबसे पहले तो मैं ही मरूंगा, तो पहले अपने आप को सेव करो। तो ऐसे बंदे को डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। सर 6th पॉइंट अच्छे समझना, कोई भी ऐसा पर्सन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा जिसका कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप है। कब? या तो करंट ईयर में है या पिछले 2 साल में रहा है। कितना रहा है सर? टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा, आपकी इनकम का 2% या उससे ज्यादा,
या 50 लाख, तीन अमाउंट निकाल लो पहले तो। टर्नओवर का 2% और मोर, इनकम का 2% और मोर, और 50 लाख, इन तीनों अमाउंट में से जो लोअर आएगा वो अमाउंट पकड़ लो। अगर आपका इतने अमाउंट का या इस अमाउंट से ज्यादा का मॉनेटरी रिलेशनशिप था, कब, या तो अभी है, प्रेजेंटली है, या फिर पिछले 2 साल में रहा है, तो फिर आप उस कंपनी के क्या नहीं बन सकते, डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। और कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी का रिलेटिव है, तो वो भी डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। मैंने क्या बोला, एनी पर्सन हु इज द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफ द कंपनी, देन ही हु रिलेटिव, वो रिलेटिव भी क्या नहीं बन सकता, डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ओके सर। नेम ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी आपको लेटर ऑफ ऑफर में लिखना पड़ेगा, प्लस सारे कम्युनिकेशंस में लिखना पड़ेगा। जो आप डिवेंचर होल्डर को भेजोगे उनको पता तो रहना चाहिए भाई हमारा मसीहा कौन है। बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ले लेना, पहले पूछ लेना भाई कंसेंट तो दे दो, एंड स्टेट इन लेटर ऑफ ऑफर दैट रिटर्न कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, और लेटर ऑफ ऑफर में लिख देना कि हमने उससे कंसेंट ले ली है, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, सर डिवेंचर होल्डर की मीटिंग कराई जाती है क्या? हाँ मीटिंग कराई जाती है। मीटिंग्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर कैन बी कंडक्टेड, डिवेंचर ट्रस्टी कंडक्ट करवाएगा, या तो उसको खुद को लगेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट तो वो मीटिंग कंडक्ट करा सकता है, उसको लग रहा है कुछ ब्रीच हो गया है, कुछ डिफॉल्ट हो गया है, या फिर कुछ ऐसा जो पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो मीटिंग करा सकता है। या फिर डिवेंचर होल्डर्स ही बोल रहे हैं कि भैया हमें तो मीटिंग करवानी है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे किस पे, राइटिंग में, और वो साइंड होगी बाय द डिवेंचर होल्डर हु आर होल्डिंग एटलीस्ट 10% इन वैल्यू, 1/10 बोल लो या 10% बोल लो, बात एक ही है, कम से कम 10% इन द वैल्यू जो बंदे होल्ड करते होंगे वो रिक्वेस्ट डालेंगे इन द राइटिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे। लास्ट में टॉपिक दे रखा है सर किस किस कंपनी को डीआरआर बनाना है, कितना कितना कैसे कैसे, तो मैंने इसका एक सिंप्लीफाइड चार्ट बना रखा है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप देखते हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो उसमें भी अगर आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर आप बैंक्स हो तो ना आपको डीआरआर बनाना है ना आपको डीआरआई बनाना है, ठीक है। अगर आप पीएफआईज हो या एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो तुम्हें डीआरआर नहीं बनाना, पर डीआरआई का कॉन्सेप्ट आएगा कब, तुम इशू चेक करो कैसे इशू लेकर आ रहे हो आप डिबेंचर्स का, पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो डीआरआई बनाना पड़ेगा 15%, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से ला रहे हो तो डीआरआई नहीं बनेगा। और अदर लिस्टेड कंपनीज इशू चेक करो, पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो डीआरआर नहीं बनेगा, डीआरआई बनेगा 15%, पर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से ला रहे हो तो फिर तो ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है। बुक में पढ़ के देख लेना, अधेड़ तरीके से पता नहीं कैसे कैसे लिखा रहता है मॉड्यूल में, बेयर लॉ में, बहुत सिंपल टेबल है, इससे इजीली समझ में आ जाएगा कि कब कितना किस केस में डीआरआर या डीआरआई बनेगा। अगर अनलिस्टेड कंपनीज का केस है तो एआईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, इनके केस में डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआई नहीं बनाना। पीएफआई एनबीएफसी एचएफसी होगा, ना डीआरआर बनेगा ना डीआरआई बनेगा। अदर अनलिस्टेड कंपनीज जो होंगी तो उनके केस में डीआरआर बना लेना 10% और डीआरआई बना लेना 15%, एटलीस्ट लिखा हुआ है वो ध्यान रखना। कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, तो आपको कब तक डिपॉजिट कर देना है, डीआरआर कब बनाना है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर, स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ऑन द 31st मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल की 31 मार्च को जो डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं उनका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो आपको ऊपर बता दिया गया, उतना आपको कम से कम ऑन और बिफोर इस 30 अप्रैल तक क्या करा देना है, जमा करा देना है। जैसे 31 मार्च 2025 को जितने डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं तो उसका ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड परसेंटेज आपका इस वाले अप्रैल में, अप्रैल 24 में, यानी कि 2024 वाला 30th अप्रैल को या उससे पहले तक वो जमा हो जाना चाहिए। एट एनी टाइम द अमाउंट शैल नॉट फॉल बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटेज एंड प्रोवाइडेड दैट अमाउंट सो डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द रिडम्पशन। डीआरआई लगाई है तो उससे कोई ऐसा बारात में नोट थोड़ी उड़ाएंगे, जो डीआरआई से पैसा आएगा वो पैसा डिबेंचर रिडम्पशन में ही यूज होना चाहिए, किसी और पर्पस में यूज नहीं होना चाहिए। और यहां हमने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत प्यारा और बहुत बड़ा सेक्शन अलोंग विद दैट रूल एकदम मस्त तरीके से कवर किया, सारे लॉजिक्स भी मैंने कवर करे हैं, काफी छोटी वीडियो में कवर हो गया। एक बार मैं तुमको बुक से भी रीड करवा देता हूं ताकि तुमको ये रहे कि हाँ हमसे बुक से भी बेयर में हो पा रहा है। कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, एसआर पास करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा एट द जनरल मीटिंग। ओके, कोई भी कंपनी ऐसा डिवेंचर इशू नहीं करेगी जिसमें वोटिंग राइट हो, वाओ। सिक्योर डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं, रूल 18 फॉलो कर लेना, बहुत बढ़िया। कंपनी डीआरआर क्रिएट करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट करेगी और उसको यूज किया जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक तरीके से दोबारा और रैपिड एकदम फास्ट एकदम रिवीजन हो रही है।
नो कंपनी शैल इशू अ प्रोस्पेक्टस और मेक एन ऑफर एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन अनलेस द कंपनी हैज बिफोर दिस अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। मैंने बहुत शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके लिख दिया था। अगर पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो या फिर बंदे 500 से ज्यादा हैं तो फिर भैया एक काम करना डिबेंचर ट्रस्टी मैंडेटरली अपॉइंट कर लेना। डिबेंचर ट्रस्टी स्टेप्स लेगा कि वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी प्रोविजन तुमने ट्रस्ट डीड में डाला जिससे कि वो बंदा अपनी लाइबिलिटी बचा ले रहा है तो फिर वो प्रोविजन ही क्या हो जाएगा, वॉइड। पर प्रोवाइडेड दैट आप डाल सकते हो एग्जम्पशन। ओ अगर डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू, इंपॉर्टेंट वर्ड है सर वैल्यू, कि 3/4 वैल्यू वाइज जो होल्ड करते हैं अगर वही बोल देते हैं हाँ ठीक है हटा दो इसकी लाइबिलिटी तो हटा देंगे। कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा डिवेंचर पे और अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। वेयर एट एनी टाइम डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा कंक्लूजन लगा कि ओ आओ कंपनी की एसेट्स आर इनसफिशिएंट तो वो पेटिशन डालेगा ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल में आफ्टर हियरिंग कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि वो कंपनी अब तो और लायबिलिटी नहीं ले सकती। फिर सबसेक्शन 10 आया कि अगर मान लो मैच्योरिटी पे कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं दे रही, रिडम्पशन के पैसे नहीं दे रही, तो फिर वो फिर पेटिशन डालेगा एनसीएलटी को। फिर वो हियरिंग कराएगी और एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा किसको, कंपनी को, कि वो कंपनी पैसे दे। फिर पॉइंट नंबर 11 और 12 यहां पे क्या है, मतलब वो सबसेक्शन 11 ओमिटेड था ना तो बुक में, इसलिए सीधा मैंने वो हटाई दिया है। कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स करा सकते हो। और लास्ट वाला तो फुद्दू सबसेक्शन था, उसका कोई रोल ही नहीं था। फिर हम आ जाते हैं रूल नंबर 18 पे, वही सब बातें हैं। 10 साल के लिए मैक्सिमम डिवेंचर होंगे, 30 साल तक आप कर सकते हो इन 4 कंपनीज के लिए, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज। आप किसकी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कंपनी अपनी पे या सब्सिडरी के एसेट्स पे या होल्डिंग के एसेट पे या फिर एसोसिएट की एसेट पे, और वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि डिवेंचर का अमाउंट भी कवर कर ले और इंटरेस्ट का अमाउंट भी कवर कर ले। फिर आपको प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर इशू होने से पहले ट्रस्टी अपॉइंट कर लेना है। जब आप अलॉटमेंट कर दो तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रस्ट डीड बना लेनी है। ट्रस्ट डीड आपकी SS12 के अंदर होगी। डीआरआर के ये प्रोविजन मैंने अभी आपको टेबल से पढ़ा दिए हैं। डिवेंचर ट्रस्टी को आपको अपॉइंट करना है। नेम ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी आप लेटर ऑफ ऑफर में बता देना, ठीक है। उसकी कंसेंट ले लेना और ये भी स्टेटमेंट में डाल देना कि हमने कंसेंट ले ली है। यार ये कितना सिंपल है भाई, कितना औसम है यार। अच्छा, कोई भी पर्सन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। बताओ कौन कौन, एक बार खुद से याद करना। जो बंदा शेयर होल्ड करता है, या फिर कोई बंदा प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉई है, किसका, कंपनी का, या उसकी होल्डिंग का, या उसकी सब्सिडरी का, या उसकी एसोसिएट का, या फिर उसको कंपनी से कोई भी पैसा लेना है, इज एंटाइटल्ड टू मनी टू बी पेड बाय द कंपनी। कंपनी से पैसे लेने हैं तो ट्रस्टी नहीं बन पाएगा, कंपनी की होल्डिंग से लेने तो बन जाएगा। बट अगर डिवेंचर ट्रस्टी की रेम्यूनरेशन आ रही है तो कोई बात नहीं, वो तो एक्सेप्शन में वैसे भी। कंपनी को इंडेटेड हो, पैसे देने हैं तुमने किसके, कंपनी के, उसकी होल्डिंग के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, या फिर तुमने गारंटियां दे रखी हैं, या फिर तुम्हारा मॉनेटरी रिलेशनशिप है, वही 2% ऑफ टर्नओवर, 2% और मोर ऑफ टर्नओवर निकालो, 2% और मोर ऑफ इनकम निकालो, और उसके बाद आपका 50 लाख, तीनों में से जो लोअर आए वो अमाउंट आ जाएगा। अगर इतने अमाउंट का या इससे ज्यादा का, इक्वल टू दिस अमाउंट और मोर देन दिस अमाउंट का आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप है करंट ईयर में या पिछले 2 साल में, तो आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। वाओ सर वाओ। या फिर आप रिलेटिव हो किसके, प्रमोटर के, या फिर हु इज द पर्सन एज अ एम्प्लॉयमेंट एज डायरेक्टर और केएमपी, उसके आप रिलेटिव हो तो भी आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। वाओ सर। बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी in the office of the trustee, but while any such vacancy continues, the remaining trustee or trustees if any may act। अगर मान लो कभी कोई कैजुअल वैकेंसी राइज होती है तो बोर्ड क्या कर सकता है, उसे फिल कर सकता है। डिवेंचर ट्रस्टी को रिमूव किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। पहले उसको धक्के मार के निकाल सकते हो। अगर कौन अप्रूव कर दे, 3/4 इन वैल्यू अप्रूव कर दें लोग। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर मैंने बोला 2 केस में हो सकती है, या तो डिवेंचर होल्डर को खुद को लग रहा है तो वो रिक्वेस्ट डाल देंगे और राइटिंग में देंगे और साइन कर देंगे कितने लोग, एटलीस्ट 1/10 इन द वैल्यू। और अगर मान लो कि डिवेंचर ट्रस्टी को लग रहा है ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, तो वो डिवेंचर ट्रस्टी क्या करवा सकता है, मीटिंग बुलवा सकता है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है प्यारा प्यारा समाप्त। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे मैंने 4 वीडियोस अलग से शेयर कैपिटल वाले पार्ट पे दी। डिवेंचर वाला मैंने अलग से बोला था कि मैं तुमको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा, तो डिवेंचर वाला ही हो गया अपना फाइनल, ठीक है। अगली फुल एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरा चैप्टर, दैट इज डिपॉजिट्स। और नेक्स्ट वीडियो तुमको मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की, यानी कि अगली 2 सिंगल वीडियो के अंदर दोनों सिंगल चैप्टर निपट जाएंगे आपके, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई हो, तो आई होप अच्छी लगी होगी। उसको सबके साथ शेयर कर देना, सारे ग्रुप्स में डाल देना, सबके साथ शेयर करना। एंड डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो कि कैसा तुमको अच्छा लगा, क्योंकि तुम लोग जो
फील करोगे ना, जो तुमको समझ में आएगा, जो तुमको फील होगा, यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो पढ़ के फिर दैट विल गिव अस द मोटिवेशन टू डू मोर एंड मोर फॉर यू। ठीक है, तो लाइक जरूर करना ताकि वीडियो सब तक पहुंचे। ठीक है, मोस्टली मैक्सिमम पीपल तक इसको पहुंचाना है, और बस कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।